अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए 3.25 बरस से जायद का अरसा बीत चुका है। सारे असना का अगर जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत फैसला साजी में ताखीर, मामलात को संभालने में नाकामी और अहम मसाइल से नजर चुराती दिखाई देती है। गुज़श्ता दिनों पैदा होने वाले वाक़यात में भी हुकूमत मुसलसल कंफ्यूज दिखाई दी। आज एक बार फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात और शराइत के बारे में पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है। इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। उनके साथ जो मामलात हमारे तय हुए उसमें ये भी तय पाया कि हम उनके MPO के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। 733 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 FIR जो हैं लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। 30 गाड़ियां जो हैं जली हैं, जबकि 5 गाड़ियां उन्होंने भी वापस की हैं और 12 लोग जो उनके पास थे उन्होंने 19 की रात को ही वापस कर दिए थे। 600-700 पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनके लोग भी जहाँ बाक हुए, PLP के भी। 12 अप्रैल के बाद से अब तक हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बयानात की हैट्रिक मुकम्मल की जा चुकी है। वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कलअदम तंजीम के बारे में वज़ीर आज़म पॉलिसी बयान जारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने खिताब किया, इससे अगले ही रोज़ वज़ीर दाखिला ने एक और बयान जारी किया जो कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी स्टेटमेंट से यकसर मुख्तलिफ था। जबकि आज एक बार फिर वज़ीर दाखिला ने मामले पर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करते हुए बयानात पर यू टर्न्स की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। ये हैट्रिक है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान आज 4:30 बजे एक पॉलिसी बयान दे रहे हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है। इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। हुकूमत की यही कंफ्यूजन सियासी, माशी और दीगर मामलात में भी जारी है। हर महाज पर हुकूमत कंफ्यूज दिखाई देती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेजा, बादजा उनकी वतन वापसी के लिए धुआंधार बयानात दागे गए। बड़े बड़े दावे किए गए कि नवाज शरीफ को जल्द पाकिस्तान लाया जा रहा है। हुकूमत बरतानिया से भी मामला तय होने की खबरें सुनाई गई, नवीद हुई। लेकिन आज वज़ीर दाखिला ने इंकिशाफ किया कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने कोई मस्बत जवाब दिया। इससे मुताल्लिक वज़ीर दाखिला क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। हमने उनको कहा कि आप डिपोर्ट करें नवाज शरीफ को। अदालत में भी केसों को मतलूब हैं और हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनसे डेपोटेशन की कि डिपोर्ट करें उनको पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्राडिशन में जाएं, एक्स्ट्राडिशन के तहत हमें अप्लाई करें, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से नाउमीद हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ केस इंतहाई अहम बनता जा रहा है, जिनकी जमानत का मामला जो का तू है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत के केस पर रिमार्क्स दिए हैं कि केस के तमाम हकायक जानकर ही फैसला कर सकते हैं शहबाज शरीफ की जमानत होनी है या नहीं होनी है। अदालत ने केस की समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दिए। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात और फिर करारदाद पार्लियामान में पेश करना, इस सब की हैसियत क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर तो हम एक संजीदा नुक्ता नज़र से इसका जायज़ा लें तो ये सारी एक्सरसाइज एक मज़ाक़ खेज़ एक्सरसाइज थी कि पहले अगर आपने करारदाद पर पहले इत्तफ़ाक़ क्यों किया था, फिर अगर करारदाद पर इत्तफ़ाक़ किया था तो इससे फिर क्यों गए थे, फिर गिरफ़्तार क्यों किया था, और अगर गिरफ़्तार किया था तो फिर मुज़ाकरात क्यों किए थे। आपने कालअदम करार दिया था तो उनसे रोज़ जाके मिलने का क्या है, फिर उनसे मुआहदा कैसे आपने कर लिया। तो ये सारी कहानी जो है बड़ी मज़ाक़ खेज़ सी कहानी है। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की जितनी नॉन सीरियसनेस और ख़ास कर दूर अंदेशी ना होना जो है वो इससे साबित होता है। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया कि फ्रेंच एम्बेसडर को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके सीरियस रिपरकशंस हैं। उसके बाद आज शेख रशीद अहमद साहब आते हैं। उससे पहले जो उन्होंने करारदाद पढ़कर सुनाई उसमें भी करारदाद ला दी गई और कहा गया कि फ्रेंच एम्बेसडर के मामले पर बहस की जाएगी पार्लियामान में। यानी फिर हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या फ्रेंच एम्बेसडर को ना निकालना, इस पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर एक गवर्नमेंट, या फिर जो करारदाद पेश की गई है उसको ठीक समझा जाए? ये हुकूमत कहाँ खड़ी है सर? क्या आप कन्फ्यूज्ड पॉलिसी नहीं? मेरा ख्याल है काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमने करारदाद
जो है पेश कर दी और प्राइवेट मेंबर ने पेश की है। करारदाद पेश करने का मतलब ही ये होता है कि भाई इसको पास किया जाए, इसको मंजूर किया जाए। और जाहिर है जब हुकूमत की मर्ज़ी से ये करारदाद जो है वो पेश की गई है तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत की इसको हमायत हासिल है। लेकिन ये वही बात है ना, ये बोल अजमी है, ये वही तज़ाद है, ये वही हैरान कुन चीज़ है कि हुकूमत कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, अमल कुछ है, जो है फेल कुछ है। तो ये सारा मजाक है। बुनियादी बात तो ये है कि मेरा ख़्याल है कि जो तहरीक लब्बैक है वो कामयाब हुई है इस सारे प्रोसेस से, और उन्होंने कुर्बानियाँ दे के और अपने आप को मजबूत रख कर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और आप जो भी कहें, बहरहाल ये उनकी सरासर कामयाबी है और वो अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं कि रेजोल्यूशन उन्होंने कौमी असम्बली में पेश करवा दिया। सर, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कामयाब हो गई, हुकूमत को घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया, हुकूमती रिट आप ये कहिए कि कमज़ोर हो गई, तो फिर क्या ये समझा जाए कि तारीख खुद को दोहरा रही है? क्योंकि माजी में भी ऐसा ही होता रहा है, पाबंदियाँ लगती रही हैं, फिर वो किसी नाम से आ जाती हैं और उसके बाद रियासत को मुज़ाकरात में आना पड़ता है। तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है सुहेल वड़ाई साहब? जी बिल्कुल। असल बात यह है ना कि रियासत के दो चेहरे हैं। असल में तो देखें, पहले आप अगर इसके माजी में जाएं तहरीक लब्बैक के, तो आपको पता है जो पहला धरना था उसके सियासी मकासद भी थे, और जब सियासी मकासद जो थे उस वक़्त की मुक़्तदरा को वो सूट करते थे तो उन्होंने इनको एक तरह से सपोर्ट किया। और आपको याद है कि बाकायदा वीडियो फुटेज आ गई कि बाकायदा पैसे दिए जा रहे थे वापसी पर। तो एक तरफ तो ये रवैया था कि भाई उनकी हौसला अफजाई की जा रही है धरने की और वहाँ उनकी सपोर्ट की जा रही है, और एक तरफ ये रवैया है कि अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और अब इनको कालअदम करार देना है। तो जिस तरह से ये आम बंदे को ये बात समझ नहीं आती, इसी तरह कालअदम तंजीमों को भी ये बात समझ नहीं आती कि कल तक हम फेवरेट थे और अचानक हम क्यों किस तरह से जो है अब कालअदम करार दे दिए जाएँ। चुनाचे यही होता है कि कोई रियासत की इस रिट को मानता नहीं है। आप देखें आज तक जितने भी कालअदम करार दिए गए हैं वो सारे नए नए नामों से दोबारा आ गए हैं, वही चेहरे हैं, वही सब कुछ है, वही तंजीम है, सिर्फ नाम बदल जाता है। तो ऐसा कालअदम करार देने का फ़ायदा ही क्या जब नए नाम से उन्होंने फिर बरसे जो सामने वजूद में आ जाना। तो सर, इस पस मंजर को देखकर क्या कहा जाए? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि कालअदम करार दे दिया गया, बैंड है, लेकिन उनके पास अपील का हक है, वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। तो अगर माजी को देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालअदम रहेगी या ये पाबंदी भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है पाबंदी तो रहेगी, ये किसी नए नाम से आ जाएंगे, शायद अपील भी करें। लेकिन सच ये है कि सिवाय अवामी नेशनल पार्टी के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, नैप उसका नाम था भुट्टो दौर में, इसके अलावा बाकी तो किसी ने अपनी रिट को चैलेंज ही नहीं किया और कभी सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक ये मामला गया ही नहीं। जिनको कालअदम करार दिया गया उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया और कभी हायर कोर्ट्स के अंदर जाकर अपील ही नहीं की कि उनको दोबारा डी नोटिफाई किया जाए। अब पता नहीं तहरीक लब्बैक जो है ये जाके कोर्ट्स के अंदर लड़ेगी या नहीं। इससे पहले तो आपके जितनी भी लश्कर तैयबा देख लें, तहरीक वो देख लें, दावत देख लें, तहरीक सपाए साहबा देख लें, जमात-उद-दावा देख लें, सपाए साहबा देख लें, इन्होंने किसी ने भी कभी अपील नहीं की और बस नए नाम से बरसरे वजूद में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी शायद कोर्ट का इतना फॉलो ना करें और दोबारा से किसी नए नाम से जो है वो सामने। अच्छा, इस सारे एपिसोड के बाद आपको क्या दिखाई देता है? क्या रियासती इदारे और हुकूमत सेम पेज पे है सुहेल वड़ाई साहब? मेरा ख्याल है सेम पेज पर है, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, सारे ही कंफ्यूज्ड हैं। होता यह है कि जब क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो हाथ पैर पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि जब ये धरना बन गया और ट्रांसपोर्ट बंद हो गई और कुछ जो अमवात हैं वो हो गई, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर जो सेंस थी और जो एक दानिश थी उसके पीछे, या जो भी अकल थी या जिसकी वजह से फ़ैसले किए गए थे, वो ख़त्म हो गई
और फिर ये आ गया कि किसी तरह इस चीज़ को रोका जाए, किसी तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और फिर उसके बाद जो पहले जो कुछ सोचा गया था वो सारा कुछ ख़त्म करके नए सिरे से फिर वही कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है जो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ होता रहा। सर, आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक बात की, पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वहीं पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक भी बात की। उन्होंने कहा कि हम यूके से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की यूके के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। तो सर, वो जो स्टेटमेंट्स थे सिंस इट्स क्रिएशन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, एहतसाब का बयानिया लेकर आई और शिकंजा बड़ा सख्त रहा खासतौर पर नून लीग और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी हुकूमत जो कह रही है वो करने में कामयाब हो जाएगी और साबिक वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे? देखिए, सच तो यह है कि नवाज शरीफ ने और तहरीक इंसाफ ने दोनों ने ही एक डील की और इस डील के नतीजे में ही मियां नवाज शरीफ बाहर गए, चाहे तहरीक इंसाफ खुद इसमें शामिल थी या मुक्तदरा शामिल थी, या लेकिन बहरहाल ये एक डील के नतीजे में। अदरवाइज़ तो वो जेल के कैदी थे, वो जेल में थे, जेल से निकाल के उन्हें अस्पताल लाया गया और फिर बाहर भेजा गया। तो बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ी एक डील है। अब सवाल यह है कि इस दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो अपनी खिफत मिटाना चाहती है क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने कैसे क्यों जाने दिया, उस वक्त क्यों आप प्रेशर में आ गए। तो हर दफ़ा जब भी ये प्रेशर में आते हैं गलत फ़ैसले करते हैं और बाद में पछताते हैं। ये भी इसी तरह का फ़ैसला था कि जिसको उस वक्त इन्होंने बड़ी खुशी खुशी किया, लेकिन बाद में अब तक पछताते हैं कि हमने ये फ़ैसला क्यों किया। हालांकि इनकी कैबिनेट ने फ़ैसला किया, अदालतों में ये गए, सारा कुछ इनकी मौजूदगी में हुआ, ख़ुद इन्होंने भेजा, अब लेकिन उस पर पछताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब एक काम कर लेते हैं तो फिर पछताने से तो कुछ नहीं होता। क्या वाकई आपको मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत के 5 साल पूरे करने से पहले वतन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान में तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि सैनशेज़ और वर्दी बैरून मुल्क गए हुए थे, उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो एम्बेसडर थे अमेरिका के, उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। मियां नवाज शरीफ बाहर से आए, शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये वाक़यात तो पाकिस्तान में अनगिनत हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सर, पीडीएम इत्तेहाद टूटने का अल्टीमेट बेनिफिट हुकूमत वक्त को होता हुआ दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है आपको? मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदा तो हुकूमत वक्त को है और मेरा ख्याल है अपोजिशन पार्टियों ने बड़ी बेवकूफ़ी की है और अपने इत्तेहाद को तोड़ के जो है वो अपना ही नुकसान किया। और आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, आने वाले 2 साल हुकूमत के लिए हुकूमत करना आसान होगा या अपोजिशन जमातों में इतना दमखम है किसी जगह पर कि इंडिविजुअली भी हुकूमत को टफ टाइम दे सकें? मेरा ख्याल है अपोजिशन की तरफ से तो कोई इतना दबाव नहीं मुझे नज़र आ रहा जितना हुकूमत की अपनी गलतियां और अपनी गवर्नेंस और अपनी मुआशी पॉलिसियां इसके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और मेरा ख्याल है वही इसको तंग करती रहेंगी। अब अपोजिशन इतनी ज़्यादा तंग नहीं करेगी। सर, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत के अपने कैंप के अंदर इस वक्त कुछ दरारें दिखाई दे रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी सफारा दिखाई दे रहा है। जब वो बैंकिंग कोर्ट में जाते हैं उनके साथ 30 से 40 MPs MNAs का एक ग्रुप होता है। तो ये जो जहांगीर तरीन कैंप से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, क्या ये भी हुकूमत के लिए खतरा हो सकती है या एंगेज कर लिया जाएगा आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तो इतना बड़ा ये ख़तरा नहीं है। ज़ाहिर है अभी एंगेज भी होंगे, अभी शायद मुज़ाकरात भी हो जाएं, शायद इनके साथ कोई बातचीत भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये जो दरारें होती हैं ये फॉल्ट लाइंस पैदा हो जाती हैं और जब कभी बड़ा ज़लज़ला आएगा तो ये भी एक बड़ी फॉल्ट लाइन होगी और आप देखेंगे कि ये भी एक बड़ा फारवर्ड ब्लॉक होगा जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ फॉल्ट लाइन है और ये कोई बड़ा फ़िलहाल इर्ताश पैदा नहीं करेगी, लेकिन जब कोई ज़लज़ला कहीं और से आएगा तो फिर ये फॉल्ट लाइन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होगी। सर, इख्तिताम में बड़ा सादा सा सवाल है जो एक आम पाकिस्तानी पूछता है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी सुहेल बड़ाई साहब? देखिए, बज़ाहिर तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं और असूली तौर पर भी इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। कल ख़तरा हुकूमत के अंदर से ही है। जब आप मईशत ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे
तो फिर अंदरूनी ख़तरात तो रहेंगे, और वो अंदरूनी ख़तरात से ही डर है और बाहर से कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को क्या पैगाम दिया है, क्या पैगाम रसानी हो रही है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वफाकी काबीना में कलमदान तब्दील करने का सिलसिला जारी है। वजारतें कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के दरमियान घूम रही हैं, नए चेहरे मुतारिफ कराए जा रहे हैं और ना ही मुंतखब अफराद को अहमियत दी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इन हालात में एक बार फिर दबे अल्फाज में अपने करीबी साथी जहांगीर तरीन को पैगाम दिया है, लेकिन इस पैगाम के दौरान वज़ीर आज़म पीडीएम क़यादत को नहीं भूले, पीडीएम क़यादत को भी एक पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे पीडीएम का जिक्र कहा आया, अपने दोस्त को क्या पैगाम दिया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। वो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम तो खास लोग हैं, और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कई बातें दबे अल्फाज में कर दी, लेकिन सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म कई बातें ज़बान से अदा नहीं करते, बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर देते हैं। कल रात गए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसे बादज़ा किया। वो वीडियो क्लिप क्या था, उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूँ। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। सियासत एक खेत की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है। आज जितना बोगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। सबसे पहले हमें ऐसे ताकतवर और जबरदस्त गैंग की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र में हंगामा और फसाद फैला सके। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं। ये इंडियन मूवी का एक क्लिप है, मशहूर ज़माना मूवी का क्लिप है, जिसे शेयर किया गया इमरान खान साहब की तरफ से और बादज़ा उसे हटा दिया गया। शायद कुछ याद आ गया होगा। यकीनन सियासी मामलात की कहानी गुज़श्ता 7 दहाइयों से ऐसी ही है। सियासत में कुछ भी नहीं बदला। वफाकी काबीना का जायजा लिया जाए तो मुंतखब अफराद काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी और असर व रसूख पर सवालात उठा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का शकवा भी गैर मुंतखब अफराद से मुताल्लिक ही है। ऐसी सूरत हाल में शौकत तरीन की सूरत में काबीना में एक और गैर मुंतखब फर्द का इजाफा हो चुका है। शौकत तरीन को इस वक्त क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत को मिनहसुल मजबूरी माशी बहास पर क्या चैलेंजेस है, बात करेंगे। इस वक्त साबिका चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपके वक्त के लिए। जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ लोग PDM की तरह हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत को ब्लैकमेल करना इतना आसान है, और क्या हुकूमतें इतनी आसानी से ब्लैकमेल हो जाया करती? देखिए, बात यह है कि मैं पिछले 5-6 महीने से एक बात मुस्तकिल कहे जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में होलसेल रिटेल ट्रेड जो है और ये जो पूरा सप्लायर्स का और ये जो पूरा सिस्टम है, ये पिछले कोई 30-35 साल से तक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन से बाहर है और इनके पास हैवी कैश है, इनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को होस्टेज बना दिया। और मैं आपको अगर बिल्कुल सच बात बताऊं तो मैं सिर्फ इन लोगों से तंग आके छोड़ के आया था। मैं डर के नहीं आया था, मगर मैं समझता था कि वो विल और वो रिट गवर्नमेंट की नहीं आ रही है जिससे हम इस पर लड़ सकेंगे। मगर मैंने कहा आज कल भी शौकत साहब को ये मैसेज दिया है कि हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है। ये दुकानदार, शटर माफिया, ये आड़ती, ये अब इतने रिच हैं, इतने ही बड़े लोग हैं, इतने ये पावरफुल हैं कि स्टेट इनके सामने नाकाम हो गई है।
आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इससे पहले भी आपने हमारे शो में कहा था कि पॉलिटिकल फुटिंग्स है इनकी और पॉलिटिकली इनकी जो स्ट्रिंग्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, उसके साथ MNAs MPAs है, हुकूमत को बिलाखिर कोई ना कोई टास्क फोर्स बना के उनको इंगेज करना पड़ता है। तो आपको लगता है सर कि एक आम आदमी को, जो इमरान खान साहब का विजन है और वो माफियाज से ब्लैकमेल होना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि माफियाज बड़े स्ट्रांग है, तो उस आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सकेगा फिर इस सूरत हाल में? देखिए, मैं तो सिर्फ इस बारे में जानता हूँ और बात करता हूँ। मुझे भी बड़े लोगों का मैसेज आया कि आप रिटेलर माफिया आड़ती के खिलाफ बात नहीं करें, ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके हाथ कितने बड़े लंबे हैं और कितने लंबे हो गए हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ना हमें इनसे खौफ है, मगर ये कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है ना, वो निहायत जज्बाती फैसले करता है। वो ये नहीं देख रहा कि इमरान खान किसके खिलाफ जंग कर रहा है, वो ये देख रहा है कि क्या हो रहा है। बेसिकली बात ये है कि ये 30-35 साल की ज़िया-उल हक की वाक़यात हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट है, इनकी पावर बेस है, ये पूरे इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, एलीट कैप्चर है ये। और अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इवन इमरान खान की काबीना में भी लोग जो हैं उनको इस बात का पूरा इदराक नहीं है, वो बिला वजह की बातें करते हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ज़ैदी साहब, इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर तो वही लोग बैठे हुए हैं जो दीगर हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं, और अगर जहांगीर तरीन साहब के राइट लेफ्ट देखा जाए तो वही लोग हैं जिनको माजी का एक्सपीरियंस है, को बहुत सारे नए चेहरे तो नहीं है। जहांगीर तरीन 1.5 साल से बाहर बैठा हुआ है, जो अंदर बैठे हैं उनमें क्या तप्पड़ है, उन्होंने क्या किया अभी तक? मुझे बताइए ना। एक आदमी अगर बाहर बैठ के इतना मजबूत है, तो जो अंदर बैठे हैं वो सिर्फ तकरीरें करने के लिए बैठे हैं, या बैठ के कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने के लिए बैठे हैं, या बाहर आके तकरीरें कर रहे हैं, या बिला वजह की गवर्नमेंट को खराब कर रहे हैं, या इमरान खान को खराब कर रहे हैं? ये देखें, खान साहब को चाहिए वो अपनी कैबिनेट का ओवरहॉल करें, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, यही बात तो शबर ज़ैदी साहब, यही बात तो जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप कह रहा है कि खान साहब के कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए वही कॉन्ट्रोवर्सीज कर रहे हैं अगेंस्ट उनके। कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं कर रहे, वो किताबी बातें कर रहे हैं, वो आसमानों में बैठे हैं, उनको कमरों में बैठे हैं। बात यह है सर, मैं साफ बात करना चाहता हूँ, कैबिनेट का कमरा बहुत बड़ा हो गया है, कुर्सी मेजें बड़ी आरामदेह हो गई हैं, इनको सही करें, सीधा करें सबको। ये मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, इस बात का शबर ज़ैदी साहब इमरान खान साहब को इदराक नहीं है, क्योंकि खान साहब हुकूमत में आने से पहले तो कहा करते थे कैबिनेट का साइज और वॉल्यूम बड़ा प्रिसाइज होगा, बड़ी कॉम्पैक्ट होगी कैबिनेट। खान साहब को पूरी तरह इदराक है, खान साहब पूरी तरह समझते हैं, खान साहब से मैं पूरी तरह कांटेक्ट में हूँ, हम खान साहब को समझा रहे हैं, बात हो रही है। मगर मैं असल कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि ये जो हमने किताबी मईशत, गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट रेगुलेशन, ये करेंसी, ये GDP, ये NDP, ये ग्रोथ रेट, ये बजट डेफिसिट, भाई ये आम आदमी के लिए सब इरेलेवेंट है। वो जाके उसको अफ्तारी खरीदनी होती है, उसको जाके किराया देना होता है, किस दुनिया में बैठे हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ क्या बातें कर रहे हैं। ये सब चीजें किताबों में अच्छी लगती है, ड्राइंग रूम में AC में अच्छी लगती हैं, इसको बंद करें। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो इस माशरे की पैदावार हूँ, सबसे बड़ी फर्म का सबसे बड़ा पार्टनर था, सबसे बड़ी फर्म का सबसे बड़ा। मैंने तो कभी किसी छोटे आदमी का रिटर्न ही फाइल नहीं किया। मगर मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जमीन में रहें। आप दुरुस्त फरमा रहे हो, और मेरा ख्याल है कि आपने आम आदमी की दुखती हुई नब्ज के ऊपर हाथ रखा है और आपने अरबाब इख्तियार की फिक्र पे एक छोटी सी दस्तक भी दी है। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि आम आदमी कैसे ख्वार हो रहा है, सिर्फ 1 किलो चीनी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, और उस वक्त हो रहा है। जी, मैं आपको ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि ये इमरान खान के जो साथी उसके आस पास बैठे हैं, जो अंग्रेज, मैं उसको उस सेंस में नहीं कर, जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो सिर्फ टीवी के प्रोग्रामों के लिए बैठे हैं, वो खान साहब को भी खराब कर रहे हैं, हमें भी खराब कर रहे हैं, माशरे को भी खराब कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि इमीडिएटली असेंबली को चेंज करें, कैबिनेट को चेंज करें और वो लोग लाएं जिनकी जड़ें अवाम में हैं, अवाम में जड़ें। ये लोग इमरान खान के वोट पर इलेक्ट होके आए हैं, ये तो कौंसलर लेवल के लोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन लोगों को लेके आए जिनकी अवाम में जड़ें हैं। अवाम में जड़ें शबर ज़ैदी साहब इलेक्टेड लोगों की होती हैं। मेरी बात समझे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो PTI की गवर्नमेंट है, ये इमरान खान की जात की वजह से आई है। इसके पीछे इमरान खान की पर्सनैलिटी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये तो जो बाकी MNA MPA बैठे हैं, ये तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। देखिए, मेरे खान साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, मगर मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ एक चीज से, जिसका नाम है एहसास प्रोग्राम।
उस सेंस में नहीं कि मुझे एहसास प्रोग्राम में खराबी नजर आ रही है, मगर एहसास प्रोग्राम के थ्रू आप गुर्बत को खत्म नहीं कर सकते, आपको रोजगार देना पड़ेगा। मैंने और खान साहब ने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, आपको शहर नजर आ रहा है, बिल्डिंगें बनती नजर आ रही होंगी, थोड़ी बहुत कुछ देखा, फैक्ट्री नजर आ रही होगी, थोड़ी बहुत देखी होगी आपने ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने रोजगार पैदा किया है। और जो आप महंगाई कहते हैं ना, मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में कहा था, महंगाई हमेशा रिलेटिव होती है। अगर आपकी तनख्वाह अच्छी है तो आपके लिए आटा सस्ता है, अगर तनख्वाह नहीं है तो 1 रुपए किलो भी महंगा है। अच्छा ज़ैदी साहब, खान साहब ने कैबिनेट के अंदर एक चेंज किया हालिया, वजारत खजाना का कलमदान शौकत तरीन साहब को दिया और शौकत तरीन साहब को आपने पैगाम दिया अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, मैं देख रहा था, आपने कहा शौकत तरीन साहब, टाइम इज शॉर्ट, एज डिस्कस्ड मेक फंडामेंटल करेक्शंस, और उसमें जो करेक्शंस करने को आप कह रहे हैं वो फुली एम्पावर करें PRAL को और उसके साथ रजिस्टर करें ऑल इंडिविजुअल्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स, सेल्स टैक्स के हवाले से आपने कुछ बातें की है, पॉइंट ऑफ सेल से मुतालिक बातें की है, ये वो सब चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे, लेकिन व्हाट्सएवर किस वजह से नहीं कर सके, मेरा ख्याल आप बेहतर तौर पर जानते हैं। शौकत तरीन साहब कर सकते हैं सर इतने कम अरसे के अंदर? देखिए, मैंने ये कहा है कि FBR की सही करने की कोशिश को हमें छोड़ देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट टर्म में, और प्राल को हमें अपडेट करना चाहिए। देखिए, मुझे ये बताइए, खान साहब को आए हुए 2.5 साल हो गए तकरीबन, ठीक है। जिस बात में मेरा इख्तलाफ हुआ था वो था पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस। मैं ये कह रहा था कि FBR को बना दें स्टेट बैंक की तरफ पर, मगर हमारे जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं पाकिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, उनकी समझ मेरी समझ से बालातर है, उन्होंने PRS नहीं बनने दी, ठीक है। जब उन्होंने PRS नहीं बनने दी तो फिर मैं, आप बताइए अब मैं कैसे सही करूं। मैंने इसीलिए कहा, आज शौकत तरीन साहब को कहा कि आप प्राल को अपडेट कर दें, कंप्यूटर के थ्रू ले जाएं, ये जो बंदे हैं ये नहीं सही होंगे, इनको फॉर द टाइम भी इग्नोर करें, इसके बाद इनको भी ठीक कर लेंगे, मगर फॉर द टाइम बीइंग आप इनको करें। और दूसरी बात आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने उसमें कहा है कि मिनिमम टैक्स खत्म करें और सैलरी का टैक्स कम करें। अदरवाइज ये नहीं हो कि जो मज़ाहिरे आज तहरीक लब्बैक कर रही है किसी और इशू पर, वो कल मज़ाहिरे टैक्सेशन के ऊपर शुरू हो जाएं। आपको लग रहा है सर कि ये इकदामात एट दिस पॉइंट इन टाइम काबिल अमल, और शौकत तरीन साहब पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि शौकत तरीन साहब ये कर लेंगे? देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, उनके पास चॉइस ही नहीं है, उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास तो चॉइस है, वो तो चले जाएंगे वापस आ जाना, बैंक चला लेंगे। हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं, हुकूमत के पास भी चॉइस नहीं। हुकूमत भी क्या चीज होती है यार, वो 4 मिनिस्टर हैं, जाके किसी और कैबिनेट में बैठ जाएंगे। इमरान खान के पास चॉइस नहीं है। इमरान खान एक सिंसियर, शरीफ और पैशनेट आदमी है, वो एक मिशन के तहत आया है। अगर उसने ये टाइम और 2.5-3 साल ज़ाया कर दिया तो फिर ठीक है, वो कोई और आ जाएगा, चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। मगर अगर हम करेक्शन चाहते हैं तो उस करेक्शन के लिए इमरान खान के पास टाइम नहीं है। शौकत तरीन भी इसमें रेलिवेंट नहीं है, इसमें कैबिनेट भी रेलिवेंट नहीं है, इसमें पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान रेलिवेंट है और उनको फैसला करना है। अगर वो फैसले करने में देर करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई तूफान नहीं आ जाएगा, मगर जो उम्मीद पाकिस्तानी कौम को बंधी हुई है उनसे वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब आपके वक्त के लिए। साबिका चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर्ज की शराइत में नरमी क्यों की है, और फिर पाकिस्तान और भारत के जो मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। कोयटा सिरीना चौक पर धमाके की इत्तलात हैं, ताहम धमाके की नौयत और शिद्दत क्या है गालिबन ये मालूम नहीं हो सका। हम दुआ करते हैं कि इसमें कम से कम जानी और माली नुकसान हो और फिर उसके बाद यकीनन तहकीकाती इदारे ये खोज तो लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 45 गवाहान घंटों की वीडियो सबूत को मदद रखते हुए अमरीकी तारीख के एक बड़े मुकदमे का फैसला बिलाखिर 11 माह बाद सुना दिया गया है। सफेद ख्वाबों के देश में एक सियाह ख्वाब को इंसाफ मिल गया है। गोरे को काले पर कोई तरजीह नहीं दी गई बल्कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। रियासत के सारे माहिरीन कानून कटहरे में खड़े हुए। गवाहान ने अदालत के सामने अपना दिल चीर कर रख दिया। फैसला लिखने से कबल जजेस ने खुद को होटल के कमरों में महसूर किया और खुद से एक वादा लिया कि जब तक फैसला महफूज नहीं होगा वो घरों को नहीं लौटेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल का जिम्मेदार पुलिस एहलकार को करार दिया गया। केस का फैसला होते ही दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमरीकी सदर ने मकतूल के अहले खाना को टेलीफोन किया और बताया कि रियासत ने उनके साथ इंसाफ कर दिया है।
जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के फैसले को इसलिए अहम समझा जा रहा था क्योंकि इस कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन चली, ब्लैक लाइव्स मैटर का ट्रेंड चला, महीनों एहतजाज हुए और बिलाखिर अवामी एहतजाज ने इंसाफ की एक नई तारीख रकम कर दी। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका में पुलिस इस्लाहात के मामले पर बहस शुरू हुई। अमेरिकी सदर ने जॉर्ज फ्लॉयड के अहले खाना से गुफ्तगू के बाद ऐलान किया कि अमेरिका में पुलिस इस्लाहात का बिल लाया जाएगा और इस बिल को जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से मंसूब किया जाएगा। अमेरिका में किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं दी गई, बल्कि इंसाफ का बोलबाला हुआ। व्हाइट सुप्रीमेसी के ताबूत में गोया आखिरी कील ठोक दी गई है। जहां महकमा पुलिस पूरी दुनिया के लिए मिसाल था, लेकिन सिर्फ एक वाक़े ने पुलिस में मजीद इस्लाहात की बुनियाद रख दी है। दूसरी तरफ अगर वतन अजीज पाकिस्तान का जायजा लिया जाए तो सानिया मॉल टाउन को 7 बरस बीत चुके हैं, इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही पुलिस की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। सानिया साहिवाल होता है, एनी शाहिदीन और कैमरों के सामने निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, मगर 27 माह गुजरने के बावजूद भी कोई इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा है। एटीएम से रकम चुराने वाला सलाहुद्दीन पुलिस तशद्दुद से जाबहक हो जाता है। 19 माह बीत चुके हैं, मगर मुल्क से थाना कल्चर तब्दील नहीं किया जा सका। अभी सिर्फ 4 माह ही हुए हैं। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती नामी नौजवान को गोलियों से भून दिया जाता है। फौरी इंसाफ के दावे किए जाते हैं, मगर कोई इंसाफ तो गोया ख्वाब सा बन गया है। इन तमाम वाकयात के दौरान सोशल मीडिया पर आवाम ने आवाज उठाई, शोर बपा हुआ, रियासत हरकत में आई, सियासी क़यादत ने तुंदो तेज बयानात भी दागे, हुकूमती मशीनरी हिलकर रह गई, मगर ये दावे भी वक्ती साबित हुए। जॉर्ज फ्लॉयड केस और पाकिस्तानी वाकयात का जायजा लिया जाए तो अमरीकी अवाम ने मुसलसल 11 माह तक मामले को सोशल मीडिया पर जिंदा रखा, मेंबरान पार्लियामेंट को याद दहानी कराई और बिलाखिर अवामी रद्द-ए-अमल के सामने रियासत इंसाफ देने पर मजबूर हो गई। हम वक्ती तौर पर चंद घंटों तक सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं और फिर एक तवील खामोशी होती है। हमारी यही खामोशी अगले साल भी बन जाती है। इस वक्त जहाँ अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस इस्लाहात के लिए इकदाम उठाएं, वहीं शहरियों का फर्ज भी है कि अपने नुमाइंदों को पुलिस कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बार बार याद दहानी कराएं, ताकि फिर कोई सलाहुद्दीन, उसामा सत्ती और सानिया साहिवाल जैसे वाकयात पैदा ना हों। ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।